हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तीसरी यूनिट में हम लोग आज संयुक्त राष्ट्र संघ को पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उन सब के बारे में जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उसको पढ़ते हुए हम लोग समाप्त कर देंगे। तीसरी यूनिट के ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद चौथी यूनिट में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ने के बाद हम लोग जो टॉपिक हैं इंटरनेशनल रिलेशन का उसको समाप्त करते हुए फिर जो महत्वपूर्ण परीक्षा संबंधी जो प्रश्न हैं वह आपके पीजीटी नेट और जेआरएफ से संबंधित जो प्रश्न हैं जो आईआर से पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हल करा के इस टॉपिक को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है यह 24 अक्टूबर 1945। स्थान इसका है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। और संस्थापक इसके हैं संस्थापक फ्रेडरिक रूजवेल्ट। ये तीन महत्वपूर्ण तथ्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अमेरिका के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विषयों को ज्ञाता फ्रेडरिक रूजवेल्ट के अथक प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो मानवीय संकट, जो मानव की क्षति हुई वह भविष्य में युद्ध के माध्यम से न हो, इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमेशा अनवरत प्रयास करता रहेगा कि युद्ध की संभावना कभी न बने। युद्ध एक ऐसी भयावह स्थिति है जो संपूर्ण विश्व को ही नहीं पूरी मानवता को हिला कर रख देता है, पूरी मानवता को नष्ट करने वाला है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा, नए नए समय आते हैं और वैसे वैसे हथियार के क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। थोड़े से समय में बहुत बड़े विनाशक को परिणाम देने वाले हथियार हैं और युद्ध में इसका इस्तेमाल होता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संगठन रहे जो हर स्तर पर प्रयास करता रहे कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में न बने। दो राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक जो विवाद होते हैं या किसी प्रकार के जो विवाद होते हैं उसका समाधान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के माध्यम से जब किया जाएगा तो निश्चित तौर से युद्ध का वातावरण या युद्ध की पृष्ठभूमि नहीं बनेगी। यही इसके गठन करने का मुख्य उद्देश्य रहा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो यूएनओ है, यूएनओ में कुल 111 अनुच्छेद हैं। यूएनओ को गठन किया गया। यूएनओ को नियम, कायदे, कानून, उसके कार्य, उसके अधिकार क्षेत्र को वर्णित करने के लिए कुल 111 अनुच्छेदों का क्या किया गया? अनुसरण किया गया। जैसे भारत के संविधान को 395 अनुच्छेदों में बांटकर रखा गया, ठीक इसी तरीके से यूएनओ के एक्ट को 111 अनुच्छेदों में रखा गया। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि यूएनओ में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल 111 अनुच्छेद हैं। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। यूएनओ का मुख्य उद्देश्य, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य, यूएनओ को 4 महत्वपूर्ण मुख्य उद्देश्य थे जो एक एक करके देखा जाए। पहला है सामूहिक प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाया जाए तथा आक्रमण को नियंत्रित किया जाए। ठीक है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाए। ठीक है, 2 हो गए, 2 और हैं। तीसरा जो इसका है, तीसरा आत्मनिर्णय एवं उपनिवेशवाद के विखंडन की गति को तीव्र किया जाए। ठीक है। और चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक एवं मानवीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। लास्ट में एक और जो है कहा गया कि निशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण। ये गौड़ है जो बाद में जोड़ा गया। इसमें देख लिया आत्मनिर्णय, जो समझने वाला है, आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद के विखंडन की गति को तीव्र किया जाए। यहाँ यह है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय जितने पश्चिम के जो विकसित राष्ट्र थे, उन्होंने अविकसित और विकासशील देशों की सत्ता पे जो कब्जा करके रखे थे, अपना उपनिवेश बना कर रखे थे, उन औपनिवेशिक राज्यों में आत्मनिर्णय अर्थात आज़ादी की भावना प्रबल हो चुकी थी और वो आज़ादी की मांग कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ है, उन गुलाम राज्यों को आज़ादी दिलाने में उनका सहयोग करेगी और एक ऐसे वातावरण का निर्माण करेगी जो औपनिवेशिक सत्ता अपने आप जो है उनको स्वतंत्रता दे दे। उसमें भारत भी था, चूँकि भारत को आज़ादी मिल गई 1947 में, लेकिन जो है बहुत सारे जैसे अफ्रीकी, एशिया में अन्य बहुत सारे कंट्रीज थे, देश थे जो उस समय अभी औपनिवेशिक सत्ता के चंगुल में फंसे हुए थे। तो उनको आत्मनिर्णय मतलब आज़ादी और औपनिवेशिक विखंडन, औपनिवेशिक सत्ता को तोड़ने की जो प्रक्रिया थी उसको भी वह गति देगा कौन? और संयुक्त राष्ट्र संघ। और लास्ट में जोड़ा गया कि युद्ध की संभावना को निशस्त्रीकरण और एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाया जाए, जिसमें सारे राज्यों की संप्रभुता की रक्षा और उनकी सुरक्षा पूर्णतः कायम हो और सभी राज्य अपना क्या करें, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास कर सके। इन सब उद्देश्यों के बाद ये देखा जाए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये देखने में एक नाम है, लेकिन इस संयुक्त राष्ट्र संघ को कुल 6 संस्थाओं द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ
UNO। इस UN को कुल 6 अंगों द्वारा बनाया गया है। पहला है महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, और पांचवा है सचिवालय, और छठवां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के ये 6 अंग हैं और इन्हीं 6 अंगों को सामूहिक और सम्मिलित रूप में हम UNO कहते हैं। और जो तथ्यात्मक जो प्रश्न हैं वह इन्हीं 6 अंगों के तथ्य जो हैं उन्हीं से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे ज़्यादातर। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा किया जाए महासभा। जो महासभा है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण अंग है, और जितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं वह सारे सदस्य जो है महासभा के भी सदस्य हैं। महासभा के बारे में वाइडेनबर्ग एक विचारक हैं, वाइडेनबर्ग ने कहा कि जो महासभा है ये लघु संसद है, विश्व का लघु संसद है। ठीक है, महासभा क्या है? वाइडेनबर्ग ने बताया कि विश्व का लघु संसद है और संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। महासभा के बहुत सारे कार्य हैं, जैसे सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करना, सचिवालय में महासचिव का निर्वाचन करना, तमाम तरह के कार्य महासभा के हैं। और जो महासभा है, इस महासभा की जो शक्तियां हैं, जो दायित्व है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वह यह है कि यह विश्व में शांति और सुरक्षा को कायम करे। यह इसका महत्वपूर्ण कार्य था। कुछ प्रस्ताव के माध्यम से महासभा की शक्तियों की बढ़ाया गया, उसको देखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन 1950 में हुआ। और इस सम्मेलन के माध्यम से महासभा की शक्तियों में वृद्धि की गई। कई बार यह प्रश्न पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन किस प्रस्ताव को, अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन या प्रस्ताव, अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रस्ताव किस वर्ष आया? तो 1950 में आया। यह किस लिए आया? तो महासभा की शक्तियों में वृद्धि करने के लिए आया। ठीक है, तो इस तरीके से महासभा के बारे में हम लोग जाना गया। केवल तथ्य ही हमको जानना है और तथ्य हमसे पूछा जाएगा, महासभा के अन्य कार्यों के बारे में नहीं पूछेगा। अब आते हैं हम लोग सुरक्षा परिषद के बारे में। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, यह सभी अंगों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सुरक्षा परिषद को डेविड कुशमैन ने कहा, डेविड कुशमैन ने
डेविड कुशमैन ने सुरक्षा परिषद को कहा क्या? पुलिसमैन। यह क्या है? पुलिसमैन। पुलिसमैन क्यों है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समाज की सुरक्षा की जो संपूर्ण गारंटी है इसी सुरक्षा परिषद को दिया गया। और सुरक्षा परिषद एक ऐसी संस्था है जो सैन्य कार्रवाइयों के संदर्भ में भी निर्णय लेता है। किसी देश पे आक्रमण को विफल करने के लिए या आक्रमण को रोकने के लिए सैन्य अभियान की जो जरूरत पड़ती है उसका निर्णय जो है सुरक्षा परिषद करता है। इसीलिए डेविड कुशमैन ने इसे जो है पुलिसमैन की श्रेणी दिया। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थाई और 15 अस्थाई सदस्य होते हैं। 15 अस्थाई सदस्य होते हैं, ठीक है। 5 अस्थाई सदस्य होते हैं। 5 अस्थाई सदस्यों का कई बार नाम पूछता है, जिसमें है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। जो 15 अस्थाई सदस्य हैं ये प्रत्येक दूसरे वर्ष जो इनका निर्वाचन होता है, जो महासभा के द्वारा निर्वाचन होता है, तो ये सदस्य जो है बदलते रहते हैं, ठीक है। 2 साल के लिए इनका चुनाव होता है। तो 15 सदस्य अस्थाई हैं। पहले 9 अस्थाई थे, बाद में इसे 15 कर दिया गया। 1965 में जो है 1965 में इन सदस्यों की संख्या 15 अस्थाई सदस्यों की संख्या जो पहले 9 थी इसको बढ़ा के जो कितने कर दी गई? 15 कर दी गई। ये समय है 1965 का। एक सुरक्षा परिषद में सबसे बड़ी बात अस्थाई और अस्थाई की सदस्यता को क्या में अंतर किस चीज को लेकर स्पष्ट करता है? तो वह है निषेधाधिकार को लेकर। निषेधाधिकार का मतलब होता है वीटो पावर। जो सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य हैं 5, उनको निषेधाधिकार वीटो पावर मिला हुआ है। किसी भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे जो निर्णय है वह निर्णय तभी मान्य होंगे जब 5 सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्य उस पर अपनी सहमति दें। यदि इस 5 सदस्य में से कोई एक सदस्य वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया तो वह निर्णय अमान्य हो जाएगा, वह निर्णय वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। या तो 5 सदस्य उस पर सहमत हो और इस 5 में से यदि एक भी असहमत है और उसने वीटो पावर कर दिया उस निर्णय पे, तो पूरा का पूरा निर्णय समाप्त माना जाएगा। तो अस्थाई और अस्थाई सदस्यों में अंतर केवल किस चीज को लेकर है? एक तो कार्यकाल को लेकर है और दूसरा वीटो पावर को लेकर है। इनका कार्यकाल अस्थाई होता है, इनका कार्यकाल अस्थाई होता है। इनका निर्वाचन महासभा करती है, ये पहले से ही है। इनको अस्थाई सदस्यों को निषेधाधिकार मिला हुआ है और अस्थाई सदस्यों को निषेधाधिकार नहीं मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है इसको मिलने वाले जो वीटो पावर है, इसके बारे में त्रिगवेली ने कहा जो वीटो पावर है, वीटो पावर ने संयुक्त राष्ट्र वीटो पावर ने संयुक्त राष्ट्र संघ को नपुंसक बना दिया है। त्रिगवेली जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय उसके महासचिव रहे हैं और महासचिव पद पर रहते हुए इन्होंने वीटो पावर का जितना गलत इस्तेमाल हुआ है उसी गलत इस्तेमाल पर अपनी टिप्पणी किए थे कि वीटो पावर ने संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या बना दिया? नपुंसक बना दिया। जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेता था उसमें जो महाशक्तियाँ
कहीं ना कहीं वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस निर्णय को निरस्त कर देती थी। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एक्टिविटीज़ है उसको ज़्यादातर निरस्त करने में, उसको अनएक्टिव बनाने में ये वीटो पावर काम में है। इसी के कारण जो है ट्रिगवेली ने इस पर इस प्रकार का कमेंट किया है। अब सुरक्षा परिषद के बाद हम लोग आते हैं न्यास परिषद पे। न्यास परिषद, न्यास परिषद क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी संस्था है जिसका महत्वपूर्ण कार्य है जो भी औपनिवेशिक देश हैं, वह देश जो शासन करने में सक्षम नहीं है, जिनका आर्थिक विकास बिल्कुल अल्प है और उन्हें शासन करने के लिए किसी विकसित देशों की सहायता की जरूरत होती है, उस क्षेत्रों को न्यास परिषद के अंतर्गत रख दिया जाता है और उनकी शासन सत्ता की वागडोर जो होती है वह न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन को सौंप दिया जाता है। ये न्यास परिषद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। क्योंकि यहाँ का जो राजनीतिक संरचना होती है, सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना बहुत ही अल्प विकसित होती है, उन्हें शासन के कार्यों की सही समझ नहीं होती और शासन के कार्यों को संचालन करने के लिए विकसित राष्ट्रों की जरूरत होती है, जिनको न्यास परिषद में रखा गया है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मुख्य उद्देश्य है वह है 4 मुख्य उद्देश्यों में उपनिवेशवाद के विखंडन की प्रक्रिया को गति देना या राष्ट्र के आत्मनिर्णय को बढ़ावा देना। यही न्यास परिषद उस कार्य को करती है। ठीक है, अब न्यास परिषद के बाद जो है हम लोग आते हैं सचिवालय पे। सचिवालय, सचिवालय क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का प्रशासनिक अंग है। यह प्रशासनिक अंग है और इसके प्रशासक का नाम है महासचिव। महासचिव। सचिवालय में यूएनओ का जो प्रशासनिक अंग है यह सचिवालय है और इसका जो महासचिव होता है यही इसका मुख्य अधिकारी होता है। कई बार आपसे तथ्य के रूप में यह पूछ सकता है कि महासचिव का जो चुनाव होता है वह कौन करता है? तो चुनाव जो है महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर करता है। और सुरक्षा परिषद ये दोनों मिलकर करते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर इनका चुनाव करते हैं। जो महासचिव होते हैं ये जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट, महासभा की रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाना, उस पर विचार विमर्श करना, ये सारा काम जो है महासचिव के अंतर्गत आता है। प्रश्न आपसे ऐसा पूछता है कि भारत का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जो ये नहीं पूछता, ये आपसे पूछता है कि महासचिवों की जो क्रम है उसको याद करके रखना है। आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा कि अब तक कितने महासचिव हुए हैं और कौन कौन से क्रम से रखे गए हैं। ठीक है, इसको पढ़ना है। सचिवालय के बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को समझ लीजिए कि जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यूएनओ का यह मानना है कि राजनीतिक विवादों के समाधान करने से केवल युद्ध की समाप्ति नहीं होती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में कुछ सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी होती हैं जो युद्ध की कारण बनते हैं। इसलिए राजनीतिक समस्याओं के समाधान महासभा और संयुक्त सुरक्षा परिषद द्वारा तो हो सकती है, लेकिन जो आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं उसको निदान करने की भी एक संस्था होनी चाहिए। उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का गठन किया गया। शुरुआत में आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या जो थी 18 थी, बाद में इसकी संख्या 1966 में बढ़ाकर इसके कर दी गई 27 और बाद में 1973 में इसकी संख्या बढ़ा दी गई दुगना 54।
तो वर्तमान समय में आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 54 थी। पहले 18 थी, बाद में 27 किया गया और इसी 27 को जो अंत में 54 कर दिया गया। तो आर्थिक सामाजिक परिषद का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समाज में जो भी आर्थिक विकास संबंधी मुद्दे हैं, सामाजिक समस्याओं से संबंधित मुद्दे हैं, उन समस्याओं का समाधान भी इस प्लेटफॉर्म पे करके अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में एक ऐसे माहौल बनाया जाता है जिसमें युद्ध की संभावनाएं कभी बनती ही नहीं। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के पढ़ने के बाद अब हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पे। छठवां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कानूनी अंग है और इसका जो मुख्यालय है यह है हेग में। यह है नीदरलैंड में। इसमें कुल न्यायालयों की संख्या 15 संख्या है। कार्यकाल इनका 9 वर्ष का कार्यकाल होता है और इनका चुनाव जो है महासभा एवं सुरक्षा परिषद करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिसका नैतिक चरित्र बहुत उत्तम होता है और जिसे कानून की बहुत बड़ा ज्ञान होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रश्न ये भी पूछता है कि प्रथम भारतीय कौन थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने। तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह पहले ऐसे भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे। नगेंद्र सिंह। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में दलवीर भंडारी हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीश हैं जो राजस्थान के रहने वाले हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह को प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में रहे और वर्तमान समय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में है कोई भारतीय तो वह है दलवीर भंडारी। इन तथ्यों को हम लोग को क्या करना है, याद करके रखना है। इस तरीके से यही जो है इंपॉर्टेंट तथ्य है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनाकर आपसे पूछे जाएंगे और इसके बाहर जो है प्रश्न आपसे यूएनओ पे नहीं पूछे जाएंगे। महासचिवों की श्रेणी और क्रम जो है आप अपने गूगल में देख लीजिएगा, 8-9 क्रम है। कभी वो पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन ये सब जो तथ्य हैं निश्चित तौर से यहीं से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हम लोग का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो 4 यूनिट थे उसमें 3 यूनिट हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब चौथे यूनिट की शुरुआत नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने इस पाठ्यक्रम को समाप्त करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग कायदे से इसको देखिएगा, पढ़िएगा। नोट्स बनाने का समय तो नहीं है लेकिन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और जो प्रश्न दिए जाएंगे उस प्रश्न को गंभीरतापूर्वक अध्ययन कीजिएगा और परीक्षाओं में जाकर बैठिएगा। निश्चित तौर से इसका आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।